हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों से, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, तो मैंने क्या सोचा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज एक क्विक रिविजन भी करवा देता हूँ एंड देन उसके बाद में एमसीक्यूज करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री इन टॉपिक्स में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया था, उसके बाद में एमसीक्यूज किया, बट यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जा रहे हैं। तो पूरे चैप्टर को मैंने 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जैसे मॉलिक्यूलर, आयोनिक, ये सारे, राइट। उसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड पैकिंग एफिशिएंसी, इनके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये डिस्कस करेंगे। एंड 14 ब्रेवेस लैटिसेस होता है, जिसमें एज लेंथ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, राइट। वो सब याद नहीं रहता बच्चों को, और इतना बड़ा टेबल कौन याद करेगा, वो भी 14 ब्रेवेस लैटिसेस। तो यहाँ पे मैंने उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ट्रिक दूंगा, एक स्टोरी की तरह हम उसको पढ़ेंगे कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो स्टोरी आप याद करके विद इन सेकेंड्स आंसर लिख सकते हो। और लास्ट में, अच्छा सेकेंड लास्ट है यहाँ पे, आयोनिक कंपाउंड्स, रेडियस रेशियो रूल एंड डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेडियस रेशियो रूल के ऊपर भी आते हैं, तो उसका रिवीजन भी करेंगे प्लस एमसीक्यू। और यहाँ पे है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में 2 डिफेक्ट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक को दूसरे में मिक्स कर देते हैं, तो कैसे याद रखना है उसको, उसका भी मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया है, राइट। तो अच्छे से अपने वन शॉट नोट्स आप जो भी बनाते हो तो उसको निकाल लीजिए, रिवीजन के भी नोट्स बनाइएगा एज वेल एज एमसीक्यूज के भी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट देन। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन एंड एमसीक्यूज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखो याद रखनी है। 4 टाइप के सॉलिड्स अपने को पढ़ने हैं, आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। देखो बड़ा आसान सा है ये। आयोनिक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो क्या होंगे, आयोन्स होंगे। कोवैलेंट किससे बनेगा, एटम्स से बनेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे डेफिनेटली। और मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, जो पॉजिटिव मेटल होंगे और उसके सराउंडिंग क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। बॉन्डिंग हमें पता है, आयोनिक में आयोनिक बॉन्ड बोले तो कूलम्बिक फोर्स होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या याद रखना है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सो ऑन। मेटालिक में होगा मेटालिक इंटरैक्शन। एग्जाम्पल्स फटाफट देख लेते हैं। NaCl अपने को पता है कि भैया कि आयोनिक कंपाउंड है, Na+Cl- K+Cl- एंड सो ऑन। SiO2, SiC, डायमंड में कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएंगे, I2, S8, P4, CO2, ये सब क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मेटालिक में इंडिविजुअल मेटल्स जो होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, राइट। तो एग्जाम्पल्स अपने को याद रखने हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं फटाफट देख लेते हैं। इसके पहले अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करें तो आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, कोवैलेंट इज इंसुलेटर, मॉलिक्यूलर इज इंसुलेटर, मेटालिक इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है, आयोनिक का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट। एंड देन मेटल्स का बाई डिफॉल्ट वो तो ज़्यादा होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज इस तरीके से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एक्सपेक्ट टू बी मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी देखो Na+OH-, ये आपको आयोनिक दिखाई दे रहा है, इजंट इट। सॉलिड इथेन, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, तो ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ये निकल तो आपका मेटालिक हो गया। SiH4 अगेन अ मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर नेटवर्क, दैट इज कोवैलेंट और एमॉर्फस। चलिए, तो यहां पर देखो आयोनिक के क्या क्या आंसर दिए हैं, D एंड H। वेयर इज D, ये रहा, अमोनियम फॉस्फेट, NH4+ PO4-। टू बी मोर स्पेसिफिक, 3 अमोनियम आयोन्स आएंगे और एक PO4 3- फॉस्फेट आयोन आएगा। सो दिस इज आयोनिक इन नेचर। H देख लेते हैं, Li+Br-, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। मेटालिक के बात करें तो जो आपको मेटल दिख रहा है उसी को उठा लो, ब्रास, एलॉय, राइट। एलॉय को भी यहाँ पे मेटल में कंसिडर किया गया है। Rb हो गया, रुबिडियम, राइट। और कोई है मेटालिक यहाँ पर, नहीं।
अब यहाँ पर SI जो है हो सकता है मेटालिक में कुछ लोग डाल दे, बट जैसे C कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, वैसे SI4 एज अ टेट्रामर इट कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने किस में डाला गया है, इसको मॉलिक्यूलर में डाला है। मॉलिक्यूलर में और क्या क्या आ गया, G आ गया, G बोले तो I2 हो गया आपका, बराबर। इट इज़ अ मॉलिक्यूल। I क्या है, I है P4, दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। कोवैलेंट में जो भी आपको कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं वो आ जाएगा कोवैलेंट में, जैसे P4O10 है। P4O10 के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, P ब्लॉक में हमने पढ़ा है उसको। B हो गया, B क्या है भैया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। E क्या हो गया, E कहाँ पर है, ये रहा E, SiC, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, राइट। कोवैलेंट नेटवर्क आ गया, सॉरी कोवैलेंट कंपाउंड में आ जाएगा, Si और C के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। एमॉर्फस में K को रखा है, दैट इज प्लास्टिक। क्लियर। तो ऐसे ही मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल, जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, ये वॉलेटाइल होते हैं, बात तो सही है। नॉट करेक्ट पूछा है अपने को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4। याद रखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8 एंड नॉट 4। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। बी इज इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे, 14 ब्रेविस लैटिसेस होता है, ऑलराइट। अमंग सॉलिड्स द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक में होता है एंड मेटालिक में होता है। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। सिंपल। अगेन ये वापस से रिपीट हो गया है, थर्ड का आंसर आएगा बी। अब बात करेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड देन पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। सिंपल में, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर में, पैकिंग एफिशिएंसी कितना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नाउ जरा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूनिट सेल जो है दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, या दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल प्रिमिटिव में कि आपके पास पार्टिकल्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे अवेलेबल होंगे, बट सेंटर में क्या है, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स बाकी जगह पे भी हो सकता है। जैसे फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर में आपको बताऊं तो देखो इस तरीके से दिखता है, हर एक फेसेस पे आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस पे, और हर फेस पे हाफ पार्टिकल होता है, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में सेंटर में आपका एक पार्टिकल होगा। देन आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर का मतलब क्या, ऑपोजिट एंड या ऑपोजिट फेसेस के ऊपर आपके पास पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो ये आपको टाइप्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्रिस्टल लैटिस को कैसे आप एक डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या प्रॉपर्टी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एज लेंथ है और एज एंगल है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इस एक्सिस को क्या बोला है, ए, इसका लेंथ बोला गया है ए, इसका सी और इसका बी, ऑलराइट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एंगल देखो, ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा। ए और सी के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा। मतलब ए के और सी के बीच में अल्फा नहीं आएगा, गामा नहीं आएगा, बीटा आएगा। इस तरीके से याद रखना है। बी और सी में ना बीटा आएगा ना गामा आएगा, क्या चीज बच गया, ए बच गया ना, ए मतलब अल्फा आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर ये 14 ब्रेविस लैटिसेस है। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक जो है वो 3 टाइप में एग्जिस्ट करता है, टेट्रागोनल जो है वो 2 टाइप में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोरेम्बिक 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लोनिक 2 टाइप में एग्जिस्ट करता है, ट्राइक्लिनिक 1 है, हेक्सागोनल 1 है, और लास्ट वाला रोम्बोहेड्रल है। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दैट इज रोम्बोहेड्रल एंड दिस इज व्हाट टाइप, प्रिमिटिव। देखो इसको स्टोरी की तरह कैसे याद रखना है, राइट। क्यूबिक में मैं ऐसे लिख लेता हूं, सिंड्रेला, क्या बोला मैंने, सिंड्रेला तेरी ओर, राइट। तेरी ओर गाना सुना आपने, तेरी ओर, कैटरीना कैफ इन द ब्लैक ड्रेस, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। ओके, सिंड्रेला तेरी ओर मुझ पे हिंदी में लिखना बड़ा तकलीफ है, मुझ पे तेरा हक को कैसे लिखेंगे, हक, ओके, हक रहेगा। किस तरीके से याद रखो, सिंड्रेला को क्या बोल रहे हो आप, सिंड्रेला तेरी ओर
मुझ पे तेरा हक रहेगा। ऐसा लाइन से आपको याद रखना है। कुछ बुक में उल्टा सुल्टा दिया, ट्राई क्लिनिक पहले दिया, मोनोक्लिनिक बाद में, बट आपको इस तरीके से याद रखना है अगर आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है तो। सिंड्रेला तेरी और मुझ पे तेरा हक रहेगा। तो कुछ अच्छा, हम पे तेरा हक रहेगा, हम पे सार्वजनिक मत बना देना, मुझ पे तेरा हक रहेगा, इस तरीके से याद रखना। सिंड्रेला बोले तो क्यूबिक हो गया, तेरी बोले तो टेट्रागोनल हो गया, और बोले तो ऑर्थोरोमिक हो गया, एम बोले तो मोनोक्लिनिक, मुझ पे बोले तो मोनोक्लिनिक हो गया, तेरा बोले तो ट्राई क्लिनिक, हक बोले तो हेक्सागोनल, रहेगा बोले तो रोम्बोहेड्रल। इतना याद रहेगा ना। सर ये कैसे याद रखे कि क्यूबिक में 3 टाइप है? क्यूबिक में देखो टोटल कितने ब्रेविस लैटिसेस है? 14। कैसे आया? क्यूबिक में सिंपल होता है, सब में सिंपल तो है ही है सब में। क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है। टेट्रागोनल में सिंपल तो होगा ही, बट उसमें बॉडी सेंटर्ड टाइप भी है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, दैट इज सिंपल तो है ही है, और बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एज वेल एज एंड सेंटर्ड है। मोनोक्लिनिक में सिंपल है एंड एंड सेंटर है, बाकी सब में सिंपल है। किस तरीके से याद रखना है? देखो सिंड्रेला आई, आपके पास आई, तो आपके पास आई बोले तो शी हैज बॉडी ऑल्सो एज शी हैज फेस ऑल्सो, राइट? चलो आई। अब आप बोल रहे हो सिंड्रेला तेरी और तेरी मेरी बहुत कर रहे हो आप, राइट? बट शी डजंट लाइक इट, तेरी मेरी, राइट? ये सब पार्शियलिटी नहीं पसंद है। तो सिंड्रेला क्या करेगी? नाराज हो जाएगी तो क्या चेहरा दिखाएगी? नहीं, राइट? सिर्फ आपको बॉडी दिखेगा क्योंकि चेहरा तो नाराज है उसका। उसके बाद में सिंड्रेला तेरी और, आप बहुत ज़्यादा तेरी और मेरी और ये सब कर रहे हो, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। वो क्या होगी? बॉडी भी आएगा, फेस भी आएगा, देन झगड़ा करके क्या कर देगी? एंड, रिलेशनशिप एंड। बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप एंड। और लास्ट में मोनोक्लिनिक में क्या होगा? ना आपको बॉडी दिखेगा ना फेस दिखेगा सिंड्रेला का। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप क्या हो गया? एंड हो गया, और रिलेशनशिप एंड तो लाइफ क्या है आपकी? सिंपल। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप याद रख सकते हो, राइट? तो सिंड्रेला तेरी और मुझ पे तेरा हक रहेगा। और क्यूबिक में कितने टाइप होंगे, टेट्रागोनल में कितने होंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एज लेंथ की बात करें तो क्यूबिक में क्या है? A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, एंगल भी सेम है, राइट? ये तीनों आपको सेम ही दिखाई देगा यहाँ पे। इसकी बात करें तो क्या है यहाँ पे? सिर्फ आपको एक डिफरेंस लेकर आना है। किसमें? आप एज लेंथ में एक डिफरेंस लेकर आओ कि B इज नॉट इक्वल टू C, बाकी एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में एक और डिफरेंस लेकर आओ, राइट? एक और आपको अनइक्वल साइन डाल देना है, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, राइट? तो ऑर्थोरोम्बिक में सारे एज लेंथ डिफरेंट है, एंगल सेम है। मोनोक्लिनिक में एज लेंथ तो डिफरेंट है ही, आपको एक एंगल भी डिफरेंट कर देना है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी सेम नहीं है, याद रखना, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी सेम नहीं है, ना एज लेंथ सेम है ना एंगल सेम है, नथिंग इज इक्वल। अब हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हेक्सागोनल में याद रखना, हेक्सा मतलब 6 का डबल 120, गामा का एंगल यहाँ पे है 120 और एंगल सेम नहीं है, एज लेंथ एक सेम नहीं है। रोम्बोहेड्रल में एज लेंथ तो सेम है, बट एंगल एक जो गामा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, कैसे एक एक डिफरेंस आपको बढ़ाते जाना है। और बताओ किस में ना एज लेंथ इक्वल है ना एंगल इक्वल है, किस में? ट्राई क्लिनिक में। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ट्राई क्लिनिक का एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ट्राई क्लिनिक का है K2Cr2O7H3BO3 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बोरिक एसिड। क्लियर विद दिस? आगे बढ़े, चलो बढ़िया। ना ये शक्ल है इनकी, रोम्बोहेड्रल ट्राई क्लिनिक कैसा दिखता है, राइट? फुर्सत है तो वीडियो पॉज करके आराम से देखिएगा इनको। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्विक रिविजन है ना ये। ना ये मेरे को बहुत ही अच्छा स्लाइड लगता है कि कौन से एलिमेंट्स कौन से टाइप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक ग्रुप 1 सारे के सारे क्या ले लेते हैं? बॉडी सेंटर्ड ले लेते हैं। बाकी सब जगह पे आपको मिक्स दिखेगा। डी ब्लॉक में देखोगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है, बराबर। सिंपल क्यूबिक ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 0। सो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड आपको अच्छे खासे दिखाई देंगे। तो एटलीस्ट ग्रुप 1 का तो याद रख सकते हैं, ग्रुप 1 का, कि ग्रुप 1 में सबके सब क्या दिखाते हैं? बॉडी सेंटर दिखाते हैं। आगे बढ़ता है ना, यूनिट सेल पैरामीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ना एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में।
सो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है ए से लेके बी तक ये आपका एज लेंथ ए है, और इसमें क्या होता है, इसमें पूरा इस तरीके से दो स्फीयर रहता है, राइट। ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ऐसा बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 2r, या फिर r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2, जो कि यहाँ पे लिखा है, बट मैं ये वाला याद रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2r। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड के बारे में, उसके पहले बॉडी सेंटर्ड होगा। हाँ, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो दो पार्टिकल्स है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को चिपके हुए नहीं है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, गैप आ जाता है उनमें, है ना। तो उसके वजह से मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, a इज इक्वल्स टू 4/√3r, राइट। तो r विल बी इक्वल टू √3a/4। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। फेस सेंटर्ड में कैसे याद रखोगे, a इज इक्वल्स टू 2√2r, इस तरीके से याद रखना है आपको, राइट। वापस से लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू 2√2r। क्लियर है? ओके, तो फटाफट मुझे बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए क्या है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 2r हो जाता है। बॉडी सेंटर में क्या हो जाता है, a इज इक्वल्स टू 4/√3r। और फेस सेंटर्ड में क्या हो जाता है, a इज इक्वल्स टू 2√2r। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको याद कर लो यार। सिंपल में a इज इक्वल्स टू 2r है, बॉडी में इसकी बॉडी फैल गई है, कैसे भी याद रखो। फेस सेंटर्ड में 2 और √2 एंड √2 का फेस आमना सामना हो रहा है, कैसे भी याद रखो, बट याद रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल होता है, बट कॉर्नर्स पे क्या होता है, सिर्फ 1/8 पार्टिकल होता है, पूरा पार्टिकल नहीं होता है। 1/8 पार्टिकल एक कॉर्नर पे, ऐसे कितने कॉर्नर है, 8, तो पार्टिकल कितना हो गया, 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल अगर स्फीयर की बात करें तो सिर्फ एक स्फीयर, एक पार्टिकल हो सकता है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर का एक तो होगा ही होगा, एज वेल एज बॉडी का एक, तो टोटल आंसर हो गया 2। क्लियर? फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर का तो होता ही है, कॉर्नर का एक पार्टिकल आ जाएगा, प्लस फेस में एक्चुअली आधा पार्टिकल ही आता है, आधा स्फीयर ही आता है, और कितने फेसेस है ऐसे 6, तो 1 + 3 आंसर इज 4। तो फेस सेंटर्ड में पार्टिकल कितना होता है, 4 पार्टिकल एक यूनिट सेल के अंदर। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो देखिए, सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, यहाँ पर आपका लेट्स से ये क्यूब है, 2 डायमेंशनल बनाता हूँ, और यहाँ पे 1/8 पार्टिकल है, ये बराबर नहीं बना है, आई ड्रॉ इट अगेन। ये एंड से ये एंड तक मुझे बनाना होगा इस तरीके से, राइट। तो पूरा का पूरा क्यूब ऑक्यूपाइड नहीं है, बीच में वॉइड्स है, बीच में एम्प्टी स्पेसेस है। तो जो स्फीयर है अंदर वो कितना साइज कितना % एफिशिएंसी ले रहा है, या कितना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कैसे आएगा। एक स्फीयर है ना पूरे यूनिट सेल के अंदर, तो स्फीयर का क्या होता है 4/3 πr3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डिवाइडेड बाय पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, साइड स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या है 2r है वहां पर, तो 2r द होल क्यूब। तो आपको आएगा 0.52, दिस इज द फ्रैक्शन, बट परसेंटेज में चाहिए तो 52%। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है 52, कितना स्पेस एम्प्टी है मतलब वॉइड्स है, तो उसका आंसर होगा 48, याद रखिएगा। नंबर ऑफ एटम्स। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर में कितने स्फीयर्स है 2, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 πr3, और एज लेंथ a इज इक्वल्स टू क्या है, याद रखो 4/√3r, याद है कि नहीं, होल क्यूब, इस तरीके से। तो आंसर आपको आएगा 68%, है ना, और एम्प्टी स्पेसेस होंगे 32%। फेस सेंटर्ड में कितने हैं, 4 पार्टिकल्स है, और एक का वॉल्यूम 4/3 πr3, और वहां पे क्या है a इज इक्वल्स टू 2√2, जिसको आप 4r/2√2r है, 4r/√2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 74%, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। सिंपल क्यूब में कितना है 52% ऑक्यूपाइड है, बॉडी सेंटर्ड में कितना ऑक्यूपाइड है, कितना है 68 है, राइट। फेस सेंटर्ड में कितना ऑक्यूपाइड है 74%।
तो मुझे फार्मेसी में एवरेज जो परसेंटेज आए थे वो 68% आए थे। ये कॉपी करके आए थे, थोड़ा बहुत कॉपी किया था मैंने, यस कॉपी किया था। टीचर भी कॉपी करता है, वाओ, क्योंकि जब कॉपी कर रहा था जब टीचर नहीं था मैं राइट। अगर कॉपी नहीं करता तो कितना आता है, 52% आता है। फेल तो नहीं होता, पास तो हो जाता, राइट, बट परसेंटेज ले जाता है। फेस सेंटर्ड, अगर ये तो मेरा सपना ही रह गया था 74%, राइट। तो बीच वाला जो है वो मेरा एवरेज आया था, और कॉपी नहीं करता तो 52%, और अगर एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो 74 तक पहुंच जाता। मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, बट मैं इस तरीके से याद रखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। क्लियर। तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो अरेंज्ड होते हैं उसको समझते हैं। सो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, मतलब एक स्फीयर के बाजू में एक स्फीयर इस तरीके से आप वन डायमेंशन में लगा दो, तो जो एक स्फीयर है, लेट्स से ये वाला सेंटर वाला पकड़ते हैं, एंड वाला नहीं, ये कितने पार्टिकल्स को टच हो रहा है या अटैच्ड है, 2 पार्टिकल, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने पार्टिकल्स उसको सराउंडेड है। 2 डायमेंशन की बात करें तो क्या करेंगे, एक जो रो है उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर सेकेंड रो लगाएंगे, उसके ऊपर थर्ड रो लगाएंगे, तो इस तरीके से पैकिंग होगा 2 डायमेंशन में। तो अगर आप सेंटर वाला कोई एक स्फीयर पकड़ो, उसको कितने पार्टिकल्स अटैच्ड है, ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। नाउ हर एक, अगर ये सेंटर को आप अगर ज्वाइन करो, सेंटर को अगर ज्वाइन करो तो स्क्वायर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्लियर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब क्या करो कि एक स्फीयर के ऊपर एग्जैक्टली स्फीयर मत लगाओ, उसका जो वॉइड है, जो स्पेस है यहाँ पर, राइट, 2 स्फीयर के बीच में, उसमें आप नेक्स्ट रो को लगाओ। तो इस तरीके से आपको लेयर बनाना है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल 6 अलग अलग पार्टिकल्स को अटैच्ड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और अगर सेंटर्स को ज्वाइन करो तो हेक्सागोन की तरह दिखेगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ना अभी 3 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बोले तो ये वाला जो एक लेयर है, दिस इज वन लेयर, दिस इज वन लेयर, इसके ऊपर हम इसी के जैसा सेकेंड लेयर लगाएंगे और स्फीयर के ऊपर स्फीयर आएगा, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा 3D में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर में वो 4 स्फीयर से ऐसे अटैच्ड है, और इसके ऊपर एक स्फीयर आ जाएगा और उसके नीचे एक स्फीयर आ जाएगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर। तो इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इफ द स्फीयर्स इन द फर्स्ट लेयर आर नॉट टचिंग ईच अदर and the second layer is placed at the void of the first layer, the third layer is placed exactly on the first, तो इसको बोलेंगे ABAB टाइप। क्लियर है, ABAB। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 होगा। इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, द सेकेंड लेयर इज फॉर्म बाय प्लेसिंग द स्फीयर इन द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो ऐसा करने से क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए, ये फर्स्ट लेयर है A, उसके पीछे B और उसके पीछे C, राइट, A उसके पीछे B और उसके पीछे C, ऐसे 3 लेयर है। और आपको क्या मिलेंगे, एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगे बीच में छोटे छोटे, जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज इज बिगर देन टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर। तो 2 टाइप बन सकता है स्टूडेंट्स, एक ABAB टाइप बन सकता है अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर को डालोगे। अगर थर्ड लेयर को आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ABC टाइप। तो AB टाइप का मतलब क्या है, जो फर्स्ट लेयर है इट इज सिमिलर टू द थर्ड लेयर। ABC का मतलब क्या है, जो फर्स्ट लेयर है वो फोर्थ लेयर को सेम है। A इज सिमिलर टू A विच इज ऑन द 4th पोजिशन। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, और नीचे वाले को अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज मुंबई लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ वेरी नाइस डिसेंट, बट उसके बदले अपन आता है मुंह से, वेरी नाइस। सो यहाँ पे HCP ले लो या CCP ले लो, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। कैसे, खुद के ही लेयर में तो 6 पार्टिकल सराउंडेड है, ऊपर 3 आ जाएंगे, नीचे 3 आ जाएंगे, तो 6 और 6 कितने होंगे, 12 हो गए ना। और इसमें मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही हो सकता है। तो कितना परसेंटेज पैकिंग है, 74%। याद है जो मेरा परसेंटेज सपने का सपना ही रह गया था फार्मेसी में,
राइट तो इस तरीके से आप याद रखिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत कि सपोज आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n है, कितने हैं n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होंगे, n होंगे, बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो डबल होते हैं, वो क्या होते हैं 2n होते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n उसका डबल होता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द MCQs नाउ। अमेजिंग। Potassium crystallizes in BCC lattice. Hence, the coordination number of potassium in potassium metal is coordination number बोला है, याद करिए BCC बॉडी, ये देखिए AB टाइप, इट रिजल्ट्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, BCC क्या आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर इज डी। क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखनी। अगर HCP आता तो आंसर क्या होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ऑप्शन में नहीं है बट अगर आता तो आंसर 12 होता। CSBr has BCC structure with edge length 4.3 Armstrong unit, the shortest inter-ionic distance। देखिए दो आयन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर। डायमीटर ढूंढना है तो देखिए BCC में क्या रिलेशन है, बॉडी सेंटर्ड में A इज इक्वल्स टू 4/√3r। अब देखो जरा मैं इसका एक्सप्लेनेशन वापस से दे देता हूं। ये किसका है, BCC का है। SCC का क्या था, A इज इक्वल्स टू 2r, और FCC का क्या था, A इज इक्वल्स टू 2√2r। इसको ऐसे भी आप याद रखो, ये तो याद रखना ही है, आप ऐसे भी याद रखो A इज इक्वल्स टू 2r, A इज इक्वल्स टू 2.3r, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है ना, A इज इक्वल्स टू 2.8r। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी क्या बोला है BCC, तो हम ये वाला यूज करेंगे, A इज इक्वल्स टू 2r, तो A इज इक्वल्स टू 2.3r, नॉट 2r, 2.3r, तो r इज इक्वल्स टू A अपॉन 2.3। बट अपने को तो डायमीटर ढूंढना है, तो d इज इक्वल्स टू 2 इंटू A अपॉन 2.3, तो ये 1.15, ये कैंसिल हो गया। तो d इज इक्वल्स टू A का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 4.3 दिया है, डिवाइडेड बाय 1.15, बराबर नहीं। तो यहाँ पर 4 से लेजर वैल्यू आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 1.15 हो रहा है, तो 4 से लेजर वैल्यू कौन सा है अपना यहाँ पर, A, ऑप्शन A। क्लियर? तो आप ये चीज़ें भी याद रखो, 2r, 2.3r और 2.8r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया, चलो। A solid has a structure in which W atoms are located at the corners। तो W भाई साहब जो है वो कहाँ पर है, कॉर्नर्स में है of a cubic lattice। O atoms at the center of edges। ओके, सेंटर ऑफ एडजस्ट पे क्या है, O atoms, and Na atoms at the center of the cube। सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब बोले तो बॉडी में कौन है, सोडियम। तो सोडियम पार्टिकल तो सिर्फ 1 होगा, तो ये तो पता है क्योंकि बॉडी सेंटर में एक ही पार्टिकल आ सकता है, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा अपना, बराबर। अभी ये कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल होता है, ऐसे 8 कॉर्नर होता है, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो W भी क्या होगा, 1 होगा, बट A B D सब में 1 1 दिया है। अभी सेंटर ऑफ एडजेस, कितने एडजेस है आप सोचिए, एक क्यूब में कितने एडजेस होता है, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4 और बाजू में 4, कितने हो गए, 12 हो गए। 12 एडजेस होता है, और हर एक एज में अगर देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेंटर ऑफ एज, यहाँ पर आएगा पार्टिकल। तो देखो हाफ पार्टिकल, अगर ऐसा अज्यूम करते हैं, आपको पता नहीं है कि एज पे कितना पार्टिकल, अगर हाफ होता तो मैं इसको अगर हाफ करूँ तो आंसर क्या आएगा, 6। O6 तो किधर भी नहीं दिया है, तो ये गलत है। 12 इंटू 1/4 करता, 1/3 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। बट 1/3 पार्टिकल तो कभी नहीं पढ़ा है,
इवन नंबर में पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो ये भी गड़बड़ लग रहा है। तो 12 इंटू 1/4, तो एज सेंटर ऑफ एज पे 1/4 पार्टिकल मतलब 25% ऑफ द पार्टिकल शेयर होता है। तो आंसर क्या आएगा 3, तो अपना आंसर हो गया यहाँ पे O3, दैट इज बी। तो 6 का आंसर है बी। तो यहाँ पे क्या नई चीज़ सीखी, सेंटर ऑफ एज में कितना कितना शेयरिंग होता है 1/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A substance AXBY crystallizes in face-centered cubic lattice. Very good, ये बहुत ही important information है। In which atom A occupies each corner of the cube. तो A जो है वो corner occupy कर रहा है। corner में तो 1/8 पार्टिकल होते हैं, वैसे 8 corner है तो मतलब A1 आएगा आपको। B occupies center of ईच फेस ऑफ द क्यूब। वैसे तो डायरेक्टली आंसर अपना ए ही आ गया है, बराबर कि नहीं, क्योंकि ए एक ही आना चाहिए, तो ए आ गया है यहाँ पे। बट स्टिल कंफर्मेशन के लिए कभी कभी फ्रैक्शन में भी होता है। तो बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ईच फेस। फेस पर है, फेस एज पे नहीं है, फेस के ऊपर है, राइट। तो फेस पे कितना पार्टिकल होता है, आधा पार्टिकल होता है, और ऐसे कितने फेसेस है 6। तो आंसर क्या है 3। तो आंसर हो जाएगा अपना AB3, दैट इज ऑप्शन ए। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सिंपल है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में पूछा है, तो फेस सेंटर में बच्चों कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होता है। और एक वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 16/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन नहीं पूछा। अगर फ्रैक्शन पूछा होता या पैकिंग एफिशिएंसी पूछा होता तो डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है ये बताओ। तो 8th का आंसर क्या हो गया अपना डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस and those of element X occupy 2/3 of the tetrahedral voids. The formula of the compound will be, very important question. देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स से अपने पास n एटम्स है, कितने हैं n एटम्स है। तो Y जो है वो CCP लैटिस है, राइट। CCP लैटिस, तो जो Y होगा वो कितना पार्टिकल होगा, n पार्टिकल ही होगा, n एटम ही होगा। बट जो X है वो क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। नाउ अगर एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होंगे 2n होंगे ना, और 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो 2/3। तो क्या हो जाएगा 4n/3। तो फॉर्मूला x और y दिया है, तो x क्या है 4n/3 और y कितना है n। तो पूरे को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4:3। सो द फॉर्मूला इज x4y3, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। तो इस तरीके से आपको, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल। लेंथ दिया है मतलब a दिया है, एटॉमिक रेडियस पूछा है। तो बॉडी सेंटर्ड में बताइए क्या था, क्या मैंने बताया था, a = 2.3 r। आपको क्या ढूंढना है, r ढूंढना है। सो व्हाट यू डू इज, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, आप सॉल्व करिए और चैट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या आंसर आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC विद एन एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ दिया है a, व्हाट इज द रेडियस। अगेन FCC दिया है तो a = 2.8 r होता है, तो आपको r ढूंढना है। अगेन सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डिवाइड ही तो करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, मैं भी आपको कमेंट बैक करूंगा कि आपको आंसर सही आया कि गलत। क्वेश्चन नंबर 12, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस पूछा है इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक। क्यूबिक क्लोज्ड पैक बोले तो FCC में ही पूछ रहा है, फेस सेंटर्ड में। स्ट्रक्चर क्योंकि सिंपल नहीं दिया, सिंपल दिया होता तो अपना जो फर्स्ट वाला है 52% वो लेते हैं। यहाँ पे FCC दिया है तो क्या परसेंटेज आ जाएगा, कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 74% ऑक्यूपाई हो रहा है, तो फ्री कितना होगा 26%। बॉडी सेंटर में कितना ऑक्यूपाई होता है 68%, तो फ्री कितना होगा 32%। तो आंसर क्या है 26 and 32, ऑप्शन सी। तो 12th का आंसर हो गया सी। सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 13 वापस से फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन। चलिए बढ़िया, ए जो है वो क्या ले लेता है, कॉर्नर पोजीशन। बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड पोजीशन, बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर कॉर्नर पे है तो इसका पार्टिकल का नंबर क्या होगा, 1, एक एटम होगा। फेस सेंटर्ड में कितना होता है, फेस में 3 पार्टिकल आ जाता है। मिसिंग बोल रहा है, एक एटम मिसिंग है फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड, तो 3 पार्टिकल टोटल नहीं आएंगे, उससे लेस नंबर आएगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, एक फेस से गायब है ना, एक फेस में कितना पार्टिकल होता है, आप सोचिए एक फेस में कितना पार्टिकल होता है, 1/2 हाफ पार्टिकल ही होता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 - 5/2 आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या है यहाँ पे, 1:5/2। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:5। तो आंसर क्या आना चाहिए, A2 एंड B5। तो 13 का आंसर क्या आएगा, डी। सिंपल है, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ FCC स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज A, एज लेंथ A है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स, वापस से क्या ढूंढना पड़ेगा अपने को, डायमीटर ढूंढना है। बढ़िया, FCC में क्या रिलेशन था बच्चों, FCC में था A = 2√2R था, तो R = क्या हो जाएगा, A/2√2। बट अपने को क्या ढूंढना, डायमीटर ढूंढना, तो D = 2A/2√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, A/√2। दैट इज 14th का आंसर क्या आएगा, D। सिंपल। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। When molten zinc is cooled to solid state, it assumes HCP structure. Then the number of nearest neighbors of zinc atom. Okay, the number of, तो HCP में याद करो, HCP में what was the answer, HCP में या CCP में आंसर इज D 12। मैक्सिमम उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है ना, 74% पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 16। द फ्रैक्शन नहीं, द फ्रैक्शन आएगा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब। नाउ सिंपल क्यूब में क्या है, एक ही स्फीयर है, तो 4/3 πr³। नाउ फ्रैक्शन पूछा है तो डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम भी करना पड़ेगा। तो A = कितना होता है, 2R ना, तो साइड क्यूब, तो 2R द होल क्यूब अपने को करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो 4/3 πr³ और ये कितना हो जाएगा, 8R³। तो ये 3 गया, ये 8 गया, 2R³ गया, तो ऊपर सिर्फ पाई बचा और नीचे क्या बचा, 6। तो 16 का आंसर क्या आ रहा है अपना, π/6। दैट इज ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रहा है आप लोगों को, कैसे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बड़े सिंपल है यार, बच्चे अननेसेसरीली इससे डरते हैं। 17, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ A स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर्स इन दिस सिस्टम्स आर। ना देखो सिंपल है ना, A = 2R बोला था, और क्या बोला था, A = 4/3R बोला था, 4/√3R बोला था, और क्या बोला था, A = 2√2R। तो सिंपल है, R = A/2 हो जाएगा, यहाँ पे R = क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे R = क्या हो जाएगा, A/2√2। तो देखिए A/2 या A/2 तो सब में दिया है यार, बहुत चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। √3/4 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो 17th का आंसर क्या है, डी। सिंपल। तो ये वैल्यूज याद रखो यार, चीजें याद रखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। AB crystallizes in BCC with edge length A = 387 picometer. Okay. The distance between opposite, अरे यार ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, 2010 नीट में पूछा गया था ये।
तो BCC बोला है ना, तो A इज इक्वल्स टू 2.3R यूज करोगे। बट आपको क्या ढूंढना, डायमीटर ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज। तो डायमीटर ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। क्लियर? सो ये है 18th। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक सिस्टम। जितने एटम होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो पर एटम, एक एटम के लिए कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा? सिर्फ एक ही तो होगा। तो ऑप्शन क्या है? सी। इतने सिंपल सवाल आता है। ये सारे जितने भी कर रहे हैं सब जेईई में और नीट में सवाल आए। इजी लग रहा है कि नहीं, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। CCP बोला है। A cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. Cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion. Fantastic. ये होगा 1/4 आएगा ना, 1/4 नहीं। 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metals. Very good. A divalent atom कौन सा है? A. And the octahedral voids are occupied by monovalent atom B. अब कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो नहीं दिया है, इसका मतलब पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज, नाउ ऑक्साइड को अगर हम लेट्स से नंबर ऑफ एटम्स इज n, नंबर ऑफ एटम इज n। क्लियर? तो ऑक्साइड एक होगा। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा बच्चों? 2n होगा। 2n इनटू कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/4 ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? A। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल n लिया है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n होगा। तो n कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? B ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर? बाकी के क्या होंगे? ऑक्साइड होगा, एक ऑक्सीजन होगा। तो किस तरीके से आपको आंसर निकालना है? ये हो जाएगा A क्या हो जाएगा बच्चों? A क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? आपका n ही है ना, तो उसको 1 ले लेता हूं मैं। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। तो इट इज़ 1, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? AB2O2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? डी। आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, रेडियस रेशियो रूल एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। सो क्या याद रखना है? रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। नाउ ग्रेटर इज द रेडियस रेशियो, लार्जर इज द साइज ऑफ कटायन। बाय डिफॉल्ट कटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा। हेंस ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कटायन के इर्द गिर्द अनायन उतने ज्यादा चिपके हुए रहेंगे। द रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, ये सेंटर में क्या है? कटायन है, उसको 4 अनायन चिपके हुए हैं, तो इसका रेडियस रेशियो जो है वो आया 0.414। अब क्या करो, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करना है तो या तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल r दैट इज द रेडियस ऑफ द कटायन, वो इंक्रीज कर सकते हैं, या अनायन का रेडियस डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या कर दिया हम लोगों ने? कटायन का साइज इंक्रीज कर दिया। तो देखो ऐसे मस्त चिपक के बैठे हुए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया 6 to 8 और रेडियस रेशियो भी बढ़ गया। अगर आप R को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब अनायन के साइज को डिक्रीज कर दो, कटायन तो उतना ही है बट अनायन डिक्रीज कर दो, तो भी क्या होगा? रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेचारा अनायन जो है वो चिपका हुआ ही नहीं है, बीच में कटायन जो है ऐसे ही खाली बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल है, बट अगर इस तरीके से आप अरेंज करोगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा टेबल है, आप इसको याद कर लो, कैसा भी करो बस याद कर लो। जिस तरीके से आपने A और R के बीच में रिलेशन याद किया फॉर सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड क्यूबिक, उसी तरीके से ये भी याद कर लो। अगर वैल्यू 0.55 से लेके 0.225 तक रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2, ज्योमेट्री है या अरेंजमेंट है प्लेनार ट्रायंगुलर।
जहाँ पे इसकी कहानी खत्म होती है यहाँ पे उसकी कहानी शुरू होती है। 0.225 से लेके 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल। 4 हुए तो टेट्राहेड्रल होंगे, 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 8 होगा तो बॉडी सेंटर्ड होगा। जहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो रही है इसकी कहानी शुरू हो रही है। और सबसे ज़्यादा क्या होगा 0.732 से लेके 1। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ZnS का ज्योमेट्री क्या है या अरेंजमेंट क्या है, इट इज़ टेट्राहेड्रल। NaCl का क्या है, तो जो घर पे आप नमक खाते हो उसका ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, राइट। तो घर पे ऐसा बोल सकते हो, मॉम कैन यू पास दी सॉल्ट विच हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड द अरेंजमेंट इज ऑक्टाहेड्रल। संभल कर है, मम्मी के हाथ में बेलन या झाड़ू या चप्पल कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा आपके ऊपर। क्लियर, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो क्या है, D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो खैर लिखा ही है D इज इक्वल्स टू, कैपिटल D आएगा, स्मॉल d ले लेते हैं। स्मॉल d इज इक्वल्स टू Z इंटू A अपॉन NA इंटू A क्यूब। Z क्या है, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मतलब अगर सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूब होगा तो Z का वैल्यू क्या होगा 1, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2, फेस सेंटर्ड होगा तो 4, बराबर। A क्या है, A इज द एटॉमिक वेट। Na क्या है, एवोगैड्रोज नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। A क्या है आपका एज लेंथ। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, D इज इक्वल्स टू जाना A क्यूब। हम लोग बोलते हैं अरे जाना, राइट, तो मैं ऐसे याद रखूंगा जाना A क्यूब। जा क्या है, Z इंटू A, जा। ना क्या है, Na ना A क्यूब। इस तरीके से फॉर्मूला हमेशा मैं याद रखता हूँ, D इज इक्वल्स टू जाना A क्यूब। याद रहेगा आप लोगों को भी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस। यस, CSBr crystallizes in a body centered cubic lattice। BCC बोला है, पाओ जिंदगी आसान। BCC बोला तो Z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निट नहीं आएगा, नेट सेल लेंथ इज 436.6 पिकोमीटर। मतलब ये आपका A दिया है। गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ CS 133 और BR 88, तो CSBr का कितना हो जाएगा, CSBr का टोटल बच्चों 213 हो जाएगा। एवोगैड्रोस नंबर दिया है। डेंसिटी और क्या होगा, D इज इक्वल्स टू जाना A क्यूब, Z क्या है 2, A क्या है 213, A क्या है 6.026 ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23। A क्यूब, A क्या है देखो 436.6, वो पिकोमीटर में, बट अपना जो डेंसिटी है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो पिको इज 10⁻12 मीटर, बट सेंटी में 2 और कम कर देना पड़ेगा, 10⁻, कितना हो जाएगा, -12 के बदले -10 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, -10, 10⁻10 द होल क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करिए बच्चों। 21 का आपको आंसर आना चाहिए, बी आना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सिंसियरली सॉल्व करना है यार, एक बार कैलकुलेशन में तो अपना हाथ बैठाइए। मैं क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आप ही खुद कर सकते हो तो मैं इसमें क्यों डालूँ, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, राइट। मैं चाहिए तो सॉल्व कर सकता हूँ, वीडियो बढ़ेगी, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, बट आई डोंट केयर यार, आपका टाइम सेव होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट, है ना। 22, अ मेटल हैज़ अ फेस सेंटर्ड लैटिस, द एज लेंथ, फेस सेंटर्ड बोला है, ठीक है, फेस सेंटर्ड है तो Z इज इक्वल्स टू क्या है 4। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल दिया है 404, बढ़िया बढ़िया, मतलब ये A दिया है। डेंसिटी ऑफ द, ओहो डेंसिटी पहले से ही दिया है, मोलार मास ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं क्या, D इज इक्वल्स टू Z इंटू A अपॉन NA इंटू A क्यूब। तो अपने को ढूंढना है A, तो A इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितना दिया है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मिल गया। और क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं। A कितना दिया है 404 पिकोमीटर दिया है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे पहले लिखा था 404 इंटू 10⁻10 द होल क्यूब, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो 4.04 इंटू 10⁻8 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय Z। Z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो आप सॉल्व करिए बच्चों, तो 22 का आपको आंसर आना चाहिए B, यहाँ पर भी आपको B आएगा। तो चैट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, experimentally it is found that metal oxide has a formula M 0.9801। okay, very beautiful question।
metal M is present as M2 plus and M3 plus in its fraction of the metal which exist as M3. ओके, M3 प्लस का फ्रैक्शन ढूंढना है और जो मेटल है दो आयोन में एग्जिस्ट करता है M2 प्लस एंड M3 प्लस. तो इसको कैसे सॉल्व करें? जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए ना तो अज्यूम करिए कि लेट्स से दिस इज x या दिस इज n. तो हम मान के चलते हैं कि M3 प्लस जो है दैट इज x, जो परसेंटेज ऑफ M3 प्लस है या फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन कंसिडर कर लेते हैं x है. तो M2 प्लस कितना होगा? टोटल मेटल कितना है? 0.98 है, उसमें से x माइनस कर दूंगा तो अपना M2 प्लस हो जाएगा. और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तो 1 है. तो क्या करते हैं, चार्जेस को अपन ऐड करते हैं. सो M2 प्लस पहले ले लेते हैं. 0.98 माइनस एक्स, M2 प्लस का चार्ज क्या है? 2, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस 3x ये मेटल का चार्ज, ये जो आयन का चार्ज है M3 प्लस, और कितना है ये x है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? -2 है, और कितना ऑक्सीजन होता है? 1 ही है, फॉर्मूला में 1 ऑक्सीजन है और उसका चार्ज क्या होगा? -2, वो हमें पता है. और पूरे ऑक्साइड, पूरे फॉर्मूला, ये जो है पूरा फॉर्मूला है, इसके टकले पे क्या चार्ज दिख रहा है? कुछ भी नहीं है ना, मतलब क्या है? 0. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.96 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो हो जाएगा ये आंसर x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1.96, बराबर कि नहीं? विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये? 0.04 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्लियर? 0.04. तो ये तो फ्रैक्शन आया, बट परसेंटेज निकालना है तो 0.04 इंटू क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे ना, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 करेंगे तो 4% आ रहा है. दैट इज द आंसर इज डी. सिंपल. तो 24 का अपना आंसर क्या हो गया? डी. आगे बढ़े. डिफेक्ट्स इन सॉलिड बेहतरीन टॉपिक है और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. चलिए देखते हैं. डायरेक्टली क्लासिफिकेशन देखते हैं. इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, या तो फिर हम बोल सकते हैं दूसरा एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट. राइट, ये पॉइंट डिफेक्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे. लाइन डिफेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, ज़्यादा क्या पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है. अब ये 3 टाइप का हो सकता है. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. और स्टोइशियोमेट्रिक में क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. शॉर्ट की डिफेक्ट होता है और एक फ्रेंकल डिफेक्ट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा. और तीसरा टाइप क्या है? इम्प्यूरिटी. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी. मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? कटायन आपका ज़्यादा होगा, अनायन डिक्रीज हो जाएगा. जब अनायन डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर. एफ सेंटर के वजह से ही जो क्रिस्टल होता है वो कलर्ड होता है. राइट, तो ये कब आता है? जब मेटल एक्सेस होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहाँ पे कटायन ज़्यादा हो जाता है. याद रखिएगा ये. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्टली इसके ऊपर बात करते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट, जब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो जगह छोड़ के ही निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब दूसरे को ही आप 2 मेटल को आप मिक्स कर दो या 1 मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे. शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकट डिफेक्ट में यहाँ पे जो अनायन था, B माइनस था, वो पूरा का पूरा निकल गया ना, इसको क्या बोलते हैं? अनायन वैकेंसी. और इसको क्या बोलते हैं? कटायन वैकेंसी. क्लियर? तो इसके वजह से क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स ही कम हो गए ना. तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ. शॉर्ट की बोले तो शॉर्ट बोले तो शॉर्टेज ऑफ अनायन. इस तरीके ये शॉर्टकट है याद रखने का. फ्रेंकल का भी शॉर्टकट है अपने पास, फ्रेंकल डिफेक्ट. तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? ये कटायन वैकेंसी हो गया और जो कटायन है वो बाहर नहीं निकल गया, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया. मतलब अपना घर छोड़ के बाजू वाले दोस्तों के घर पे गया. मतलब दिस गाय इज वेरी फ्रैंक. फ्रेंकल इफेक्ट का मतलब ही इज़ वेरी फ्रैंक है, मतलब दूसरों के साथ मिलना जुलना. राइट, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखता है इन शॉर्ट ये. इसके टपकने के ज़्यादा चांसेस है, तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग. राइट, फ्रेंकल डिफेक्ट ही इज़ वेरी फ्रैंक. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? कब शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा और कब फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? काफ़ी हाई होना चाहिए, चिपके होने चाहिए.
फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होना चाहिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। देखो R/R का जो रेशियो था कटायन वर्सेस अनायन, ये बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कटायन एंड अनायन शुड बी कंपेरेबल साइज। ओके, यहाँ पे क्या होना करना है, अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है। तो अनायन शुड बी मच बिगर, देखो डिनोमिनेटर इज मच बिगर देन कटायन, इस तरीके से आप याद रखिए। क्लियर। सो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा। डेंसिटी का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, शॉर्टेज होता है तो वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट में पार्टिकल्स कंप्लीटली निकल नहीं रहा है, वहीं पे घूम रहा है, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। बाकी के इफेक्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये डेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेंकल डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू। सोचिए वीडियो को पॉज करके क्या आएगा आंसर। ऑप्शन ए, एन आयन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल साइट क्रिएटिंग अ वैकेंसी। नहीं, वैकेंसी मिस, ये बोल रहा है मिस हो गया पूरा। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग ए इंटरस्टिशियल स्पेस इन द लैटिस। सही तो लग रहा है, बट यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला है ऊपर से और उसने इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन ऑक्यूपाइंग, नहीं, पॉजिटिव घूमता है। शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइड टू द, हाँ ये बराबर है ना। सो डी सबसे सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा डी। तो देखो वो जो शॉर्टकट मैंने बताया, फ्रैंकल इज वेरी फ्रैंक, इसलिए पॉजिटिव अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, उससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। Which type of crystal defect is indicated in the diagram? तो हो क्या रहा है, यहाँ से Cl माइनस निकल गया, नहीं Na प्लस निकल गया, यहाँ से भी Na प्लस निकल गया, यहाँ से Cl माइनस निकल गया, मतलब गायब हो जा रहे हैं ना, शॉर्टेज हो जा रहा है। तो शॉर्टेज हो जा रहा है तो क्या आंसर है इसका, शॉर्ट की डिफेक्ट। 26 का आंसर क्या आ गया, बी। क्वेश्चन नंबर 27 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉर्ट वीडियो। Which type of defect has the presence of cation in the interstitial site? बड़ा सिंपल है, cation interstitial site में कब जाता है, when he is very frank, that is B. Simple. तो guys, this was all about solid state. I hope आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो बहुत हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।